Now we start third property. If any two rows or column of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. वो कहता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हो जाए, यानी उनकी जो न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं वो सेम हो जाए, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होती है वो ऑलवेज क्या हो जाती है, इज 0. देखो, तो मैंने एक एग्जांपल लिया इसके लिए इस डिटर्मिनेंट में, तो आप ध्यान से देखो कि इस डिटर्मिनेंट में मैंने कॉलम फर्स्ट और कॉलम 3 एक जैसा लिखा है, 2 1 3 2 1 3. कॉलम फर्स्ट की भी एंट्री 2 1 3 है और कॉलम थर्ड की भी एंट्री 2 1 3 है. ठीक है, दिख रहा है ना, ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम थर्ड. तो मैंने इनकी एंट्रीज एक जैसी लिखी. तो कहता है कि अगर ऐसा है सिचुएशन तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. एक्चुअल में हम इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली बोल देते हैं क्वेश्चन में. अगर मुझे सॉल्व करते करते कहीं पर क्वेश्चन सिचुएशन ऐसी आ गई कि दो आइडेंटिकल रो मिल गई या दो आइडेंटिकल कॉलम, तो मैं डायरेक्ट 0 आंसर लिख दूंगा, फिर एक्सपेंड नहीं करूंगा. फिर प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग में बहुत काम आती है हमारे लिए. ठीक है, तो क्या कहता है, एक जैसे हो जाए डिटर्मिनेंट के कोई से दो रो या कॉलम यानी आइडेंटिकल हो जाए तो 0 हो जाती है वैल्यू. अब देखो, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसके अंदर कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल हैं. मैं ओपन करके देखता हूं क्या वाकई ही वैल्यू 0 होती है. देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2, ये कॉलम खत्म रो खत्म, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, देन माइनस 1 के अबाउट, कॉलम खत्म रो खत्म, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2 के अबाउट, कॉलम खत्म रो खत्म, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6. ठीक है, चलिए ओपन करके देखते हैं. 2 6 माइनस 2 4 माइनस 1 इंटू ये 0 हो गया, 3 माइनस 3 प्लस 2 इंटू ये करेंगे तो माइनस 4. देखो 4 2 जा 8, ये तो 0 ही हो गया, इसको लिखो या मत लिखो, और ये माइनस प्लस माइनस 8, और 8 माइनस 8 भी कितना हो गया, 0. तो देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0. तो सही कह रहा है वो कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, तो मैंने तो कॉलम करा है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 3 आप अपने आप लिख के देख सकते हो. एग्जांपल लेके दो रो एक जैसी ले लो, कोई सी, जैसे फर्स्ट और सेकंड एक जैसी, या फर्स्ट और थर्ड ले ली, या सेकंड और थर्ड, कोई सी भी दो रो एक जैसी लिख के और ओपन करके देखो, आंसर हमेशा 0 आएगा. तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास. ठीक है, फिर हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास. प्रॉपर्टी फोर्थ के लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं. वो कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय k. वो कहता है कि सपोज कोई डिटर्मिनेंट है k टाइम्स ऑफ a, k टाइम्स ऑफ b और k टाइम्स ऑफ c, और e f g h i j, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिख लिया. और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसकी जो फर्स्ट रो है उसके सभी एलिमेंट्स में एक कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई है. तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो रखी हो, तो देखो इसमें k की मल्टीप्लाई है, तो कहता है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगी, यानी a b c e f g h i j, है ना. तो ये कहता है, तो बताए इस प्रॉपर्टी का मीनिंग सिंपली भाषा में समझ लो क्या है भैया. सुनो, जब हम मैट्रिक्स के बाहर, जैसे ये 2 है और ये मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स सिंबल लगाया मैंने, 2 1 2 3 1 1 2 3 4 2 5, है ना. मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट होता था तो मैट्रिक्स के अंदर जाता था तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था. जबकि ये प्रॉपर्टी अब डिटर्मिनेंट के लिए समझ लो कि अगर कोई कांस्टेंट के बाहर है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई कांस्टेंट बाहर है तो वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं जा सकता, या तो वो किसी पर्टिकुलर रो के साथ था या वो किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ था, दैट्स व्हाई वो बाहर कॉमन की फॉर्म में आ सकता है. तो हम किसी भी, कहने का मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो से अगर कोई मल्टीपल सेम है, कॉमन बैठ रहा है, तो वो कॉमन निकल सकता है किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से. 2 से भी आ सकता है, हो सकता है अगर इसमें 4 के मल्टीपल है तो इससे 4 आ जाएगा, हो सकता है इसमें 5 के मल्टीपल है तो 5 भी बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है ना. लेकिन किसी रो या कॉलम से ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरे डिटर्मिनेंट में से बाहर निकालना है उसे. तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है, अगर किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई के ऑलवेज इक्वल होगी. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है.
तो वीडियो इसको हम जब क्वेश्चन में करेंगे, वैसे ऑपरेशंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं सम चीज़ों का, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी 4th नंबर की प्रॉपर्टी। तो अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, इसके आगे 2 प्रॉपर्टीज और हैं, वो मैं आपको करा दूं। Now we start property number 5th. If some or all the elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, ठीक है, ध्यान से सुनना, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants. ठीक है, देखो क्या कहता है, एग्जाम्पल जल्दी क्लियर करेगा इसकी लैंग्वेज को। ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, मैंने इसमें लिया a प्लस के बी सी, d प्लस के ई एफ, और मैंने यहाँ पे ले लिया g प्लस से लैम्डा और h आई। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 3/3 ऑर्डर का, और उसकी फर्स्ट रो में ध्यान से देखो मैंने कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है ना। तो देखो क्या लिखा था, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। तो वो कहता है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ एलिमेंट्स ऐड हुए हुए हैं आपके पास, है ना, या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बात तो ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, बीच में प्लस का साइन लगा के एलिमेंट्स को माइनस की फॉर्म में ले सकते हैं। तो कहता है कि डिटर्मिनेंट को आप 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिस डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। कैसे, देखो a b c d e f और ये g h i प्लस, है ना, देखो प्लस, और दूसरा डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा के बी सी के ई एफ एंड लैम्डा एच आई, है ना। मैंने एक इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया था, कभी आप सोचोगे सर एक जैसी ही टर्म ऐड होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग टर्म्स भी हो सकती हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा ऐड कर लो तो अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बीई यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो दोनों में सेम रहेंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका जो रो 1 था वो स्प्लिट हो गया, ए डी जी के साथ अलग चला गया, के के लैम्डा के साथ अलग चला गया। तो हम ये प्रॉपर्टी कहती है कि हम इस तरीके से अगर किसी भी रो या कॉलम में एलिमेंट्स का एडिशन लिखकर 2 या और भी ज्यादा हो सकते हैं के साथ, तो हम डिटरमिनेंट को प्लस थर्ड वाली फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे प्लस अल्फा और होगा तो अगला डिटरमिनेंट आएगा अल्फा बी सी, इसमें सपोज बीटा ऐड है तो बीटा ई एफ, उसमें गामा ऐड है तो गामा एच आई। इस तरीके से तीसरी फॉर्म में भी हम उसको एडिशन की फॉर्म में ला सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। फिर हमारे पास आती है 6th प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या कोई सा भी एक कॉलम की सारी एंट्रीज 0 है ना, लिखा है ना, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। तो देखो सपोज मैंने लिया 2 1 3 0 4, इसमें हम सारी एंट्री 0 लेते हैं, और 1 2 3। तो उसने कहा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई सी भी एक रो या कोई कॉलम की सारी एंट्री 0 हो, तो मैंने यहाँ पे सेकंड रो की सारी एंट्री 0 ली है, तो कहता है कि इस सिचुएशन में हमेशा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेगी, 0, ऑलवेज 0 रहेगी वैल्यू। देखते हैं चेक करके, हम तो ओपन करेंगे इसको सिंपल, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 2 के अबाउट, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो 4 एंट्री ये रह गई, 3 0 0 माइनस 2 0 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1, और साइन क्या होता है माइनस का, है ना, याद है ना, प्लस माइनस प्लस 1 के अबाउट, तो ये कॉलम खत्म 1 के अबाउट, 1 के सामने पूरा रो खत्म, तो 0 0 1 3, तो 3 0 0 माइनस 1 0 0 प्लस 3 के अबाउट, ये कॉलम खत्म रो खत्म, ये 4 एंट्री रह गई, 2 0 0 माइनस 1 0
0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2 के साथ भी मल्टीप्लाई में 0, -1 के साथ भी मल्टीप्लाई में 0, +3 के साथ भी मल्टीप्लाई में 0, तो फाइनली 0 नहीं आ गया डिटर्मिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी रो या कॉलम की सारी एंट्री 0 है तो 100% डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। जरूरी नहीं मैंने रो 2 में रखा है, आप रो 3 में रख के फिर ओपन करके देख लो, रो 1 में रख के फिर ओपन करके देख लो, कॉलम में रख लो किसी भी, ओपन करके देखो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें एक्सरसाइज 4.2 में अप्लाई करना है। तो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन था आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का, जो हम यूज करेंगे उसके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।